मृत्यु दर। मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। अब मृत्यु दर भी जनसंख्या के परिवर्तन को प्रभावित करती है। अगर जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है तो क्षेत्र विशेष के अंदर जनसंख्या में परिवर्तन बहुत कम होगा। अगर जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है तो भी उस क्षेत्र विशेष के अंदर जनसंख्या में परिवर्तन बहुत कम होगा। मतलब कह सकते हैं कि जन्म दर का और मृत्यु दर का जनसंख्या के परिवर्तन में या जनसंख्या की वृद्धि में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रवास भी जनसंख्या के परिवर्तन को प्रभावित करता है। कैसे? प्रवास कहते किसे हैं? प्रवास के दौरान लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे अन्य स्थान की ओर प्रस्थान करना प्रवास कहलाता है, या एक स्थान से अन्य किसी स्थान के ऊपर स्थानांतरण हो जाना प्रवास कहलाता है। अब प्रवास, मान लीजिए एक स्थान के ऊपर जनसंख्या है, एक व्यक्ति है, वो अगर इस अन्य स्थान पर चला जाता है तो इस स्थान के अंदर जनसंख्या में क्या होगी? कमी होगी, और अगले स्थान के ऊपर जहाँ पर लोग जाते हैं उस स्थान में जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि। तो इस स्थान में जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी और जिस स्थान से प्रवासी जाते हैं उस स्थान पर कमी हो जाएगी। आगे आप्रवास। आप्रवास भी जनसंख्या के परिवर्तन को प्रभावित करता है। आप्रवास होता क्या है? आप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। जो प्रवासी हैं जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, नए स्थान पर जो जाने वाला नए स्थान पर जाते हैं तो वो आप्रवासी कहलाते हैं। और उत्प्रवास क्या होता है? प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं तो उत्प्रवासी कहलाते हैं। मान लीजिए ये एक स्थान है और ये एक अन्य स्थान है। अगर आप इस स्थान को छोड़कर बाहर जा रहे हो तो ये स्थान आपके लिए उत्प्रवास का कार्य करेगा, और जिस आप नए स्थान पर जा रहे हो वो आपका आप्रवास का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आप्रवास मतलब आना उस स्थान के ऊपर, उत्प्रवास चले जाना उस स्थान से। यहाँ से आप छोड़कर किसी अन्य स्थान की तरफ जा रहे हैं तो छोड़ने वाला स्थान आपके लिए उत्प्रवास रहेगा, और जिस स्थान पर आप पहुँच रहे हो वो स्थान आपका आप्रवास कहलाएगा। ये थे जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। और आगे है इसी से संबंधित है, प्रवास से ही उद्गम स्थान क्या होता है। हमने इससे पहले पॉइंट ये किया था, उत्प्रवास से हम जाते हैं आप्रवास की ओर। आप्रवास और उत्प्रवास। उत्प्रवास से आप चले गए आप्रवास की ओर। तो उद्गम स्थान क्या कहलाएगा? ये स्थान आपका उद्गम भी कहलाएगा, उद्गम स्थान कहलाएगा, और ये स्थान आपका गंतव्य स्थान कहलाएगा एक तरह से। कैसे? अब उद्गम स्थान किसे कहते हैं? उद्गम स्थान जब लोग एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, जब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो छोड़ने वाला स्थान, जिस स्थान को उसने छोड़ा है वो स्थान, या जिस स्थान से गमन किया जाता है, मतलब यहाँ से चले जाते हैं, मतलब यहाँ से चले गए, जिस स्थान से हम गमन करते हैं वह स्थान उद्गम स्थान कहलाता है। और जिस स्थान से, उद्गम स्थान से जब हम किसी अन्य स्थान पर पहुंचते हैं उस स्थान को हम गंतव्य स्थान कहते हैं। गंतव्य स्थान क्या होता है? इसकी डेफिनेशन कि जिस स्थान पर
आगमन करते हैं, आगमन आना, आप्रवास आना, तो ये थोड़ा सा काम मैच कर लेना। आगमन में आ प्रमुख है और आप्रवास में भी आ है, आना, तो गंतव्य या आप्रवास एक ही बात है। आगमन करते हैं या जिस स्थान पर हम जाते हैं वह स्थान गंतव्य स्थान कहलाता है। अब उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान में क्या अंतर हुआ? उद्गम स्थान की में जनसंख्या कम हो जाती है, गंतव्य स्थान में जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि उद्गम स्थान से हम जाते हैं गंतव्य स्थान की ओर। तो यहाँ का जो व्यक्ति थे, यहाँ के दो व्यक्ति थे, दो में से एक अगर इधर चला गया तो यहाँ भी एक रह गया, यहाँ भी एक रह गया, मतलब यहाँ नहीं थे तो वहाँ जनसंख्या तो यहाँ वृद्धि हो गई ना इस क्षेत्र के ऊपर, यहाँ तो इसमें कमी होगी, दो थे एक चला गया तो यहाँ एक कम हो गया। तो उद्गम स्थान के अंदर जनसंख्या में कमी होती है और गंतव्य स्थान के अंदर जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। अब लोग उद्गम स्थान को छोड़ते क्यों हैं, गंतव्य स्थान पर जाते क्यों हैं? तो ये प्रवास के विभिन्न कारक हैं कि प्रवास लोग करते क्यों हैं। प्रवास का मतलब प्रवास कि एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। तो लोग प्रवास करते क्यों हैं? प्रवास करने के दो महत्वपूर्ण कारक हैं, पहला है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? जब लोग अपने उद्गम स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं वो प्रतिकर्ष रहेगा। अपकर्ष गंतव्य स्थान को अपकर्ष बनाते हैं, गंतव्य स्थान की ओर हम जाते हैं तो वो अपकर्ष कहलाता है। मतलब उद्गम क्षेत्र और गंतव्य क्षेत्र जो हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था, उद्गम क्षेत्र गंतव्य क्षेत्र। अब उद्गम स्थान को छोड़ प्रतिकर्ष कारक क्या हुए? प्रतिकर्ष होता है एक तरह का मजबूरी। अब ये अंतर आपको फाइनल कर देगा। बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, ये प्रतिकर्ष कारक हैं। मतलब कह सकते हैं इनमें कहीं पॉजिटिविटी कुछ कहीं भी नहीं है, सारा नेगेटिविटी यहाँ पर। कैसे? बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, राजनीतिक उपद्रव, लड़ाई झगड़े, सामाजिक जो होते हैं उपद्रव होते हैं, प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है जहाँ पर जो अनुकूल ना हो जीवन जीने के लिए, प्राकृतिक विपदाएं आती रहती हों, बाढ़, सूखा, भूकंप वगैरह, महामारी फैली हो। ठीक है, तो ये सारे क्या हुए? प्रतिकर्ष कारक। मतलब इन चीज़ों में व्यक्ति जो होता है मजबूरी में अपना स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाता है, मजबूरी में स्थान छोड़ता है। उद्गम स्थान को, प्रतिकर्ष कारक को हम उद्गम स्थान भी कह सकते हैं कि उद्गम स्थान को जब हम मजबूरी में छोड़ते हैं, हम मान लीजिए हम जहाँ पर रह रहे हैं उस स्थान पर बेरोजगारी बहुत अधिक है, रोजगार के कहीं भी कोई आसार नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जीवन यापन के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हम अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान की ओर जाएंगे जहाँ हमें रोजगार मिल सके, या जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वो स्थान, उस स्थान पर रहन सहन की निम्न दशाएं हों। मतलब वहाँ पर किसी तरह की सुविधाएं न हो, ना शिक्षा की हो, ना चिकित्सा की हो, ना परिवहन की हो, ना कोई आर्थिक सहायता मिलती हो। तो ऐसे स्थान को हम क्या करेंगे? रहकर उस स्थान को हम छोड़ेंगे। तो वो जो हमारा छोड़ने का तरीका जो है, हमारा छोड़ने का जो कारण है वो प्रतिकर्ष कारक हो गया कि हम इच्छा से नहीं जा रहे, हम अपनी मजबूरी में छोड़ के जा रहे हैं। राजनीतिक उपद्रव हो सकता है, यहाँ पर लड़ाई दंगे शुरू हो जाते हैं तो हम इस स्थान को छोड़ना उचित समझते हैं, तो वो क्या हुआ? हमारी इच्छा के विपरीत काम हो रहा है ना। प्रतिकूल जलवायु हो सकता है, जो जलवायु हमारे सूटेबल ही नहीं है, ठीक है, या अत्यधिक गर्मी है या अत्यधिक सर्दी है तो हमें वो छोड़कर जाना पड़ेगा, या अत्यधिक वर्षा होती है। प्राकृतिक अगर विपदाएं यहाँ पर अधिक आती है या यहाँ पर महामारियाँ अगर अधिक फैली हुई है इस क्षेत्र के अंदर, तो हम उस स्थान को छोड़ देते हैं। छोड़ा गया स्थान, मजबूरी में छोड़ा गया स्थान प्रतिकर्ष कारक को दर्शाता है। अपकर्ष कारक में क्या है? अपकर्ष कारक में कार्य के बेहतर अवसर, जो हम रोज कार्य करने के लिए कोई अच्छे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हमें मिलती हों,
उस स्थान की ओर जाते हैं तो वो स्थान हमें आकर्षक बनाता है। रहन सहन की अच्छी दशाएं हो जहाँ पर, उस स्थान की ओर हम जाना चाहेंगे। शांति जहाँ पर हो वहाँ हम जाना चाहेंगे। स्थायित्व कहाँ जहाँ हो हम वहाँ पर जाना चाहेंगे। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा जहाँ पर हो हम वहाँ पर जाना चाहेंगे। अनुकूल वहाँ पर जलवायु हो, जहाँ की जलवायु अच्छी हो, रहने लायक हो, वो सारे स्थान क्या कहलाएंगे? अपकर्ष कारक कहलाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कोई एक ऐसा स्थान जो हमें अपनी ओर आकर्षित करे, वो स्थान जो अपनी ओर हमें आकर्षित करे, अगर हम उस आकर्षण के कारण किसी स्थान के ऊपर जा रहे हैं तो वो अपकर्ष कारक होगा। अब मान लीजिए हम हरियाणा के अंदर हमारे फरीदाबाद गुड़गांव में उद्योग बहुत अधिक हैं, वहाँ पर कार्य के बहुत अच्छे अवसर हैं, तो हम काम करने के लिए अगर हम अच्छे स्थान को जाना चाहेंगे तो हम गुड़गांव फरीदाबाद जाएंगे कार्य के रोजगार की अपनी बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, तो वो अपकर्ष के अंतर्गत आ जाएगा। रहन सहन की अच्छी दशाएं, मान लीजिए कोई अच्छा शहर है जहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं, हर तरह की शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, आर्थिक, सब तरह की हमें सुविधाएं हैं और वो स्थान हमें अच्छा लगता है, रहने लायक लगता है, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। मतलब हम खुशी खुशी जिस स्थान की ओर जा रहे हैं, खुशी खुशी अपने उस स्थान की ओर जा रहे हैं जहाँ पर हमें सब सुविधाएं प्राप्त होंगी भविष्य के अंदर, तो वो अपकर्ष मतलब आकर्षण का केंद्र, तो वो होगा शांति जहाँ पर होगी या स्थायित्व जहाँ पर होगा, जहाँ पर उपद्रव न होते हों, जहाँ पर शांति हो, जीवन हो, संपत्ति की सुरक्षा हो, जहाँ हमें सुरक्षा प्रदान हो, तो हम वहाँ जाना समझेंगे अच्छा। अब मान लीजिए आप अपने स्थान को छोड़कर कश्मीर में जाने से रहें, कश्मीर में जाएंगे हमारे मन में ये हमेशा भय बना रहेगा। हालांकि कश्मीर एक सुंदर स्थान है, पहाड़ियाँ हैं, हिमालय की हैं, बर्फ़ के शिलाएँ वहाँ पर पाई जाती हैं, बड़ा अच्छा दृश्य वहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन हम वहाँ पर प्रवास तो नहीं कर पाते, वहाँ पर हम रह तो नहीं पाएंगे। आकर्षण के कारण कुछ समय जा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ जाकर उस गंतव्य स्थान के ऊपर निवास नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक भय बना रहेगा हर टाइम कि यहाँ पर कभी भी उपद्रव हो सकते हैं, यहाँ पर कभी भी विपदा भी आ सकती है, प्रतिकूल जलवायु भी वहाँ बन सकती है। तो ऐसे स्थान की ओर जाना हम चाहेंगे जहाँ पर शांति हो, स्थायित्व हो, जीवन की सुरक्षा हो, संपत्ति की सुरक्षा हो और हमारे अनुकूल जलवायु वहाँ पर पाई जाए। तो ऐसे स्थान जो हमें आकर्षित बनाते हैं हम वहाँ जाना चाहेंगे। अमृतसर एक सुंदर जगह है, लोग अच्छे हैं, रहने की सुविधाएँ अच्छी हैं, गोल्डन टेम्पल है, धार्मिक स्थल है, शिक्षा भी है, चिकित्सा भी है, तो हम वो स्थान क्या रहेगा हमारे लिए? वो स्थान हमारे लिए अपकर्ष का केंद्र रहेगा। दिल्ली है, दिल्ली हमारे लिए अपकर्ष का केंद्र रहेगा, तो हम उसकी ओर स्थानांतरण करेंगे। तो ये प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर हुआ कि हम प्रवास करते हैं, प्रवास क्यों करते हैं। हम प्रवास प्रतिकर्ष कारणों के द्वारा भी कर सकते हैं और हम प्रवास अपकर्ष कारणों की वजह से भी कर सकते हैं। प्रवास दोनों सिचुएशन में होगा, प्रतिकर्ष में भी होगा और अपकर्ष कारक में भी प्रवास होगा। प्रतिकर्ष कारक में हम मजबूरी में प्रवास जो अपना उद्गम स्थान को छोड़ के जा रहे हैं और अपकर्ष कारक के अंदर हम अपनी इच्छा से अच्छी सुविधाएं और बेहतर सुविधाओं के लिए हम जहाँ पर प्रवास कर रहे हैं वो अपकर्ष प्रवास के अंतर्गत आएगा। तो हम इस अध्याय के अंदर जनसंख्या वृद्धि की चर्चा की, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की हमने अध्ययन किया और हमने उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, प्रवास के कारक, प्रतिकर्ष, अपकर्ष इनका अध्ययन किया। इसमें थोड़ा सा मैंने शॉर्ट नोट देख के थोड़ा सा बनाया है, लेकिन जब आप कक्षा के हिसाब से जब आप सिलेबस अपना तैयार करोगे तो मैं आपको इस चैप्टर का एक PDF फाइल भेज दूंगा इस चैप्टर की,
तो उसके में कुछ और उसमें जोड़कर प्रश्न को थोड़ा सा का बड़ा कर लेना। ये सिर्फ मैंने पॉइंट वही बतलाए हैं जिसमें समझाया जा सके, जिसमें जो पॉइंट है डेफिनेशंस हैं वो क्लियर करवाई जा सके कि इसका अर्थ क्या होता है। और अगर मैटर बड़ा करना है, प्रश्न को बढ़ाना है, तो आपको बुक्स उठानी पड़ेगी और बुक्स में से आपको ये मैटर निकाल कर एक अपने अपने सारे प्रश्न इन्हीं के हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे आप क्या बना प्रश्न अपने आप बना लेना कि प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, प्रतिकर्ष कारक में अपकर्ष कारक में क्या अंतर है, उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान में क्या अंतर है, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है, आप्रवास और उत्प्रवास में क्या अंतर है। ये प्रश्न आते रहे हैं 2-2 नंबरों के, ये 2-2 नंबरों के प्रश्न, 3-3 नंबर के प्रश्न आते रहे हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो ये जो मटेरियल है सारा, ये शॉर्ट नोट दिया हुआ है। मैं आपको इस चैप्टर की PDF भेजूंगा बुक्स की। आप उस बुक्स में से सिलेबस को निकालकर इन टॉपिकों से जोड़कर अपना एक बुक्स तैयार कर लेना चैप्टर वाइज। हमने इससे पहले जो पहला चैप्टर किया था उस चैप्टर के अंदर भी आप उसमें अभ्यास के प्रश्न करोगे। अभ्यास के प्रश्न के अलावा मैंने वो PDF आपको भेज दी है अभ्यास के प्रश्नों की, और उस अभ्यास के प्रश्न के अलावा भी जो प्रश्न बनते हैं जो मैंने करवाए हैं, अभ्यास के अलावा भी मैंने प्रश्न करवाए हैं आपको। इस वीडियो पीछे वाली वीडियो जितनी भी हैं उनमें देख लेना। तो उनकी कॉपी लगाकर पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करो। छोटे बड़े प्रश्न जितने बन सकते हैं मैंने आपको चैप्टर की PDF फाइल भी सेंड कर दी है। और ये सेकंड चैप्टर जो चल रहा है उसकी लगातार आप वीडियो के हिसाब से अपने नोट्स तैयार करते जाएं और जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते जाएं। और अभ्यास के जो प्रश्न होंगे वो इसकी मैं आपको PDF अलग से भेज दूंगा लास्ट के अंदर, वो आप लास्ट में और रिपीट कर लेना। ये जो जितने प्रश्न मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो सारे के सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। शायद ही ऐसा कोई प्रश्न होगा जो एग्ज़ाम के अंदर न हो, क्योंकि 4 कोड के अंदर इतना सिलेबस करना ही पड़ेगा। क्या पता आपकी किस्मत में कौन सा कोड आए, कौन सा प्रश्न आए। तो एक चैप्टर में लगभग ये जनसंख्या में से चैप्टर प्रश्न आ ही जाते हैं। अब ये जो जन्म दर वाला था, प्रवास वाला था, अप्रवास उत्प्रवास, प्रतिकर्ष अपकर्ष और गंतव्य उद्गम स्थान, ये 4 प्रश्न बनते हैं ऐसे। और चारों कोड में आपको एक जरूर मिल जाएंगे ये। अब ये नॉर्मल प्रश्न है, आप इनको प्रैक्टिस करते रहना। और जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो उस समय हो सकता है इनसे संबंधित आपसे कुछ टेस्ट लिए जाएं आपके, तो रिपीट करते रहना वीडियो। जितना देखोगे उतना ही अधिक तैयारी होगी। और इन वीडियो को संभाल कर रखना अपने पास, ताकि फाइनल एग्ज़ाम तक आपको इन टॉपिक्स में असुविधा न हो और कम से कम टाइम में आपको ये जानने को मिल जाए। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो हम कल देख लेंगे जो भी है। और आज वाली ये मैं इनकी PDF आपके पास रोज़ भेज देता हूँ, आप उनको नोट कर लिया करो। अगर काम को एक दिन भी डिले कर देते हो तो दूसरे दिन काम डबल हो जाता है और तीसरे दिन ट्रिपल हो जाता है, और फिर आप आलसी हो जाओगे, बाद में कर नहीं पाओगे कि इतना काम हो गया कैसे करें। तो ऐसा नहीं करना, रूटीन के अंदर करते जाओ। डेली जितना करवाते हैं उतना ही करो। 15-15 मिनट की वीडियो बनती है डेली की, कितना काम है, एक दिन में 15 मिनट तो निकल ही सकते हैं। ठीक, ओके।